हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100 में। मैं प्रदीप आप लोगों के बीच एक बार फिर से और वन टॉपिक एंड वन लेक्चर में हम आज बात करेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर के। ठीक है, यहाँ बात कर रहा हूँ तो वैद्युत द्विध्रुव को लेकर के बात मैं किया भी था और आप लोग देखे भी होंगे। तो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर के। लेकिन एक बात फिर से आप लोग बता देना चाहता हूँ, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच का एक आवेश होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, जिसमें P इक्वल होता है 2QL। इस चीज को आप लोगों को याद रखना, जिसका मात्रक होता है कूलम मीटर होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखना हो। साथ ही साथ याद रखना है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मैंने बताया था, P इक्वल 1/4πε0 Q बाई क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। इस चीज को आप लोगों को विशेषकर फोकस करना रहेगा, क्योंकि मुझे द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर बात करते हैं। अगर इसको आपको नोट करना है वैद्युत द्विध्रुव को, आघूर्ण को, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं और आज हमारा जो क्लास होगा उसमें देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर के। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कुल मिलाकर के 3 होती है, जिसमें हम पहला जो है आज बात करेंगे। सबसे पहला होता है इसमें अक्षीय स्थिति होता है। ठीक है, क्या होता है बताइए, अक्षीय स्थिति होता है, अक्षीय स्थिति होगा। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। और तीसरा जो होता है उसे क्या कहेंगे, किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर। ठीक है, किसी भी बिंदु पर। यानी देखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके 3 मेथड होते हैं, या 3 प्रकार से इसके क्या है हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। एक अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और क्या होता है किसी बिंदु पर। तो आज हम बात करेंगे अक्षीय स्थिति, यानी एक्सिस को लेकर। मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके सामने, यानी वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें हम आवेश प्रवाहित किए हुए हैं। यह आवेश जो है वैद्युत द्विध्रुव आवेश का ही बना हुआ एक निकाय होता है, जिसके सामने हम क्या करेंगे, इधर और इधर, मतलब अक्ष के बिल्कुल सामने अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो वो क्या होगा, वो अक्ष होगा, एक्सिस कहेंगे उसे। अगर इसके परपेंडिकुलर लंबवत को लेकर बात करें हम तो क्या निरक्ष होगा। और इधर कहीं किसी एंगल पे बात करते हैं तो क्या होता है, किसी कोण पर होगा, किसी बिंदु पर होगा। चलते हैं आज हम बात कर लेते हैं अक्षीय स्थिति को लेकर के। काफी कुछ है जो कि एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है, और आज के एग्जाम में देखा जाए 3 नंबर का और 5 नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आप लोगों का पूछा जाता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव जो होता है ये ए बी से मिलकर क्या है बना हुआ है, ए बी से मिलकर बना हुआ है। हालांकि ए बी जो है आप लोगों का दो आवेश है, यानी एक माइनस क्यू है, दूसरा क्या है प्लस क्यू है। आप लोगों को पता ही होना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो आवेशों का बना हुआ होता है। ठीक है, तो बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी का मतलब इनके बीच की दूरी जो होती है बहुत काफी कम होती है। इनके बीच की दूरी कैसी होती है बताइए, काफी कम होती है। तो अगर देखा जाएगा इनके बीच की दूरी कितना, यहाँ पर यल है, इसका एक पॉइंट होगा, मध्य बिंदु O होगा, और यहाँ से दूसरा जो दूरी हो कितना यल है, यानी दोनों दूरियों को अगर हम लेके बात करें तो कुल कितना होगा, 2L हो जाएगा। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु बताओ क्या है, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर, यहाँ से देखा जाए, यहाँ से जो है R दूरी पर एक बिंदु जो है अक्ष पर, एक बिंदु जो है एक्सिस पर है, अक्ष पर है, जहां पर R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो याद रखना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर बिंदु P पर निकल रही है तो क्यों नहीं कहीं ना कहीं उसके आवेश के कारण उत्पन्न होगी, ना कि इसके मध्य बिंदु के कारण उत्पन्न होगी। हालांकि मध्य बिंदु से तो दूरी लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं E1 की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, जो P पर जो E1 आ रहा है, P पर जो E1 आ रहा है वो Q प्लस Q के कारण होगा, और P पर जो E2 आ रहा है वो किसके कारण होगा, माइनस Q के कारण होगा। तो दूरी यहाँ से लेंगे आप, जब दूरी आप यहाँ से लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से दूरी लेते हैं तो मध्य बिंदु से दूरी कितनी है इसकी, R है, डिस्टेंस कितनी R है। अगर दूरी यहाँ से लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, स्मॉल l है। तो इससे प्लस Q से P की जो दूरी होगी वो कितनी होगी बताइए, R माइनस क्या होगा, L होगा। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, R में से L को माइनस करना पड़ेगा। जबकि अगर हम माइनस क्यू से ले तो माइनस क्यू से अगर हम P की दूरी लेते हैं तो ये जो आप R देख रहे हैं कहीं ना कहीं द्विध्रुव के मध्य बिंदु से है, इसलिए अगर यहाँ से लेंगे आप तो यहाँ से देखा जाए तो डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, इसमें यल को जोड़ना पड़ेगा, यानी R प्लस क्या होगा, यल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है, इसके डिस्टेंस को लेकर के मुझे बात करनी है। अगर ये डिस्टेंस आपको समझ में आ रहा है तो निश्चित है आप लोग इसको क्या है पूरी तरह सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको देख लेते हैं। जब भी हम द्विध्रुव को लेते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम में होगा, तो उस माध्यम को भी प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव
क्या लिखेंगे बताइए? माना एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव AB आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना है किसी ऐसे माध्यम में रखा है, माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी अक्ष पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हुआ इतना। तो क्या लिखेंगे? अब आपको करना यह है कि P पर निकालना है, तो एक बार प्लस क्यू के कारण E1 की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और एक बार माइनस क्यू के कारण क्या होगा? E2 की होगी। जब Q का प्लस क्यू काट लेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा? BP होगा। प्लस क्यू काट लेंगे दिशा कैसी होगी? बाहर की ओर होगी, BP होगा। और माइनस क्यू काट लेंगे तो वापस अंदर की ओर होगा, तो क्या होगा? PA दिशा होगी। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? E1 इज इक्वल कितना होगा? 1/4πε0 के क्यू बाई कितना होता है? R स्क्वायर होता है। तो R स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे? R माइनस एल रखेंगे। क्या लिखेंगे बताओ? R माइनस एल हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस वही है, स्क्वायर हो जाएगा। किसकी दिशा होगी? ये हो जाएगी BP की दिशा होगी। BP की दिशा, जो कि डायरेक्शन आपका बाहर की ओर होगा। ठीक है। दूसरा है माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे हम। वैद्युत क्षेत्र लेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा E2 निकालेंगे हम, तो 1/4πε0 K हो जाएगा, Q अपान हो जाएगा R माइनस R प्लस L का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? R प्लस L है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा बताओ? PA की दिशा होगी, PA की दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे तो आपका E1 और E2 की वैल्यू क्या है? फाइंड हो चुका है। अब जब E1 E2 की वैल्यू फाइंड हो चुका है तो निश्चित है प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा, जैसे कारण कुछ कम, तो इसका परिणामी मान निकाल लेते हैं। और जब परिणामी मान निकालेंगे अब तो बताओ क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। परिणामी मान निकालोगे तो बताओ क्या होगा? घटेगा। यहाँ से जब घट जाएगा आपका, तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या निकलेगा। देखेंगे यदि P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E1 है, E है, तब बताइए क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पर E इज इक्वल होगा E1 माइनस कितना होगा बताओ? E2 हो जाएगा। एक बात आप लोग बताना चाहता हूं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ऐसी नहीं है कि प्लस क्यू के कारण आपका प्लस है और माइनस के कारण माइनस, बिल्कुल नहीं होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा पॉजिटिव होती है, इसे याद रखें, क्योंकि एक सदिश राशि है। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो आपको ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर E इज इक्वल कितना होगा? E1 की वैल्यू कितनी दी गई है? E1 की वैल्यू आपका दिया गया है 1/4πε0 क्या है? K है। Q बाई कितना होगा? R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखा जाए माइनस हो जाएगा 1/4πε0 K हो जाएगा। Q बाई कितना होगा? R प्लस एल का क्या होगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हमने मान रख दिया नेगेटिव के अकॉर्डिंग। तो इज इक्वल कितना होगा? आप देख सकते हैं Q/4πε0 K, दोनों में क्या है? कॉमन है, तो लिख सकते हैं 4πε0 K क्या है? कॉमन हो जाएगा। तो अंदर कितना बचेगा? 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपान हो जाएगा R प्लस एल का क्या होता है? होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में देखा जाए तो इस प्रकार से क्या ये चीजें आ जाएंगी, क्योंकि आपने कॉमन लिया है तो ये दोनों बचेंगे। अब इसमें क्या है? देखो बेस क्या है? इक्वल नहीं है।
बेस नॉट इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन आप कर दीजिए यहाँ से। तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाइकेशन करेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर दोनों का नीचे मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं आप, इसे लिखेंगे आप E इज इक्वल कितना हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है K, ये तो रहेगा ही, और आप देख सकते हैं r प्लस यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा r माइनस एल का क्या होगा होल स्क्वायर। फिर नीचे दोनों का मल्टीप्लाइकेशन करेंगे हम, तो नीचे देखिए करेंगे तो बताओ क्या होगा, यहाँ स्क्वायर एक बार स्क्वायर हटा दीजिए, आप कुछ देर के लिए हटाइए स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी का रूप बन रहा है, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा, फिर जो आपने स्क्वायर हटाया था उसको आप आगे लगा दीजिए, इस प्रकार से आप इसको रख सकते हैं। फिर क्या होगा, देखो E इज इक्वल कितना हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या K हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस के अंदर गुणा करके कीजिएगा, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। क्यों बाबू, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2RL, आप लोगों को पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, लेकिन जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अपान क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होगा बताओ, होल स्क्वायर होगा। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 2 और 2 कितना होगा 4, क्यू का अंदर गुणा कर दीजिए, तो इज इक्वल कितना होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंदर हो जाएगा कितना क्यू इंटू हो जाएगा 4RL होगा अपान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, आप लोगों को पहले बताया गया कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपका एल स्क्वायर है, ये जो एल है एल ऑलरेडी बहुत छोटा है, एल बहुत क्या है कम है, अल्प है, तो एल स्क्वायर क्या होगा नगण्य के बराबर होगा। तो मान लीजिए चूंकि लिखेंगे आप एल क्या है, बहुत अल्प राशि है, बहुत क्या बताओ अल्प राशि है, अल्प राशि है, अल्प राशि है, अतः क्या होगा बताइए, अतः एल स्क्वायर जो होगा नगण्य के बराबर होगा, क्या होगा नगण्य के बराबर होगा, ठीक है बराबर होगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, उसको आप हटा देंगे, एल स्क्वायर को हटा दीजिए, तो क्या बचा आपका इज इक्वल हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, के हो जाएगा यहाँ पर क्यू इंटू 4RL हो जाएगा अपान, आप देख सकते हैं यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा तो पावर 4 होगा, इसको लिख सकते हो आर क्यूब इंटू आर लिख सकते हो, क्यों क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर 4 है, तो इस प्रकार इस एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल कितना होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। आप देख सकते हैं 4 को क्या दो भागों में डिवाइड कीजिए, तो 2 इंटू 2 QL लिख सकते हैं अपान कितना होगा आर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, देखो P इज इक्वल कितना होता है 2QL, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आपने जानते हैं, तथा क्या हो जाएगा निर्वात और वायु के लिए, देखो क्या होगा निर्वात तथा वायु के लिए क्या होता है, वायु के लिए क्या हो जाएगा बताओ, K इज इक्वल कितना होगा 1 हो जाएगा, K इज इक्वल 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं P की वैल्यू 2QL के बराबर होगी, तो देखो यहाँ 2QL लिखा हुआ है, अब 2QL के स्थान पे क्या लिखेंगे बताओ, हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्या होगा 2P अपान कितना होगा आर क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से देखें तो वैद्युत क्षेत्र की जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति क्या होता है कूलाम होता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो ये रहा हमारा अच्छी स्थिति जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में क्या है कई बार पूछा गया है। तो एक बार आप इसको नोट कर लें, क्या आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है, इसको जरा एक बार बताएं, ठीक है जरा इसको नोट करें, फिर आगे हम बात करते हैं आप लोगों से। ये हो गया, उसके बाद में आप लोग इसको नोट कर लें। चलिए, तो आज का जो हमारा क्लास था यही था, क्या आप लोगों को कैसा लगा आज का जो क्लास है वो किस प्रकार से लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और क्या है शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही आपको अगर छोटा छोटा टॉपिक चाहिए तो आपको निश्चित हमारे चैनल जुड़ना पड़ेगा, और आशा है सब कुछ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए 1 टॉपिक एंड 1 लेक्चर में हमारा अच्छी स्थिति समाप्त हुआ। निरक्षित स्थिति को लेकर के हम अगले क्लास में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।